नमस्कार। हाल ही में 2 सितंबर को इसरो ने अपने पीएसएलवी एक्सेल C57 यान के द्वारा श्रीहरिकोटा से देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि सोलर मिशन जो आदित्य L1 इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मिशन में L1 क्या है, क्या अंतरिक्ष में ऐसे और भी L1 है, क्या हमारा जो आदित्य मिशन है L1 या सन को टच करेगा या फिर सन से बहुत दूर रह के स्टडी करेगा, इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करते हैं। उसके पहले एक शब्द आया है, इसको तो समझिए, पीएसएलवी एक्सेल C57 क्या है। पीएसएलवी एक्सेल C57 इसको समझिए। देखिए इसका पूरा नाम हुआ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये सी का मतलब है सक्सेस, सक्सेस। अब समझिए यह एक रॉकेट है, ये पीएसएलवी क्या है, एक रॉकेट सिस्टम है जिसमें बहुत सारे उपकरण टूल्स रखे गए हैं, जिसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में पेलोड्स कहते हैं। तो आदित्य L1 कितने पेलोड्स को लेके जा रहा है, 7 पेलोड्स जा रहे हैं, और ये 7 जो टूल्स है यही सन की स्टडी करें। तो देखिए जैसे ऐसे समझिए आप पीएसएलवी को एक बस में जैसे यात्री बैठते हैं और एक स्थान से बस ले जाके यात्री को दूसरे स्थान पे छोड़ देता है और वापस आ जाता है, इसी तरह इसमें जो हमारे टूल्स लगे हैं, जितने ये हमारे उपकरण हैं जो सन की स्टडी करेंगे, इस रॉकेट पे रखे गए, और यह रॉकेट ले जाके उस सिस्टम को आदित्य L1 पे छोड़ेगा और वहां से मतलब L1 पॉइंट पे, और वहां से ये खत्म हो जाएगा। तो पीएसएलवी के अब आइए मिशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए आदित्य हिंदू माइथोलॉजी में आदित्य सन भगवान को, सूर्य को आदित्य कहा जाता है, और L1 जो है यह क्या है इसको समझते हैं। उसके पहले थोड़ा सा अर्थ और ये सन के बारे में समझिए। ये आपका सन है और ये हमारी अर्थ है, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है यह 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस है। सन से लाइट निकलती है और यह लाइट अर्थ पे आती है, इसमें लगभग टाइम जो है 8 मिनट 20 सेकेंड्स का समय लगता है। तो सन से लाइट निकल के अर्थ पे आती है, ये हमारी सन है। सन हमारा सोलर सिस्टम का मेन लीडर है। ये जो है यह एक स्टार है, और इसी के अराउंड जितने 8 प्लैनेट्स हैं इसको घूमते रहते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, और घूमने के कारण ही आपको पता है कि दिन और रात की या जो भी मौसम की चेंजिंग होती है ये होते रहता है। इसके बाद आइए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जो हमारा आदित्य L1 मिशन है उसमें L1 क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आखिर क्या ऐसे और भी L है, देखिए ये छोटा सा फिगर सन का और ये छोटा सा फिगर अर्थ का। अब देखिए होता क्या है ना, कोई भी टू जो मास वाली बॉडी, जिसमें मास हो मतलब कि द्रव्यमान हो, वजन हो, वो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करती है। जब अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ पुल करती है बड़ी मासेस वाले, तो उसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। इसकी जो फोर्स की वैल्यू, एक तरह से पुल क्या है, एक तरह से फोर्स है, इस पुल की जो वैल्यू होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं Gm1m2/r²। ये F फोर्स है, G एक कांस्टेंट वैल्यू है, M एक बॉडी की मास, M2 दूसरी बॉडी की मास, और R जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो जहां कोई ऐसा पॉइंट हो जहां दोनों की जो एक दूसरे पर फोर्स कर रहे हैं बैलेंस आउट हो जाए, उस पॉइंट को हम लेग्रांज पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन लेग्रांज, उनका नाम था लेग्रांज। इन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्थ और सन के बीच और उसके आसपास टोटल 5 L1 पॉइंट है, जहां पे एक दूसरे के जो ये पुल लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल लग रहे हैं, जो फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं और कोई एक दूसरे पे इंपैक्ट नहीं डालते। तो देखिए ये 5 पॉइंट कौन कौन है L1। एक पॉइंट पड़ता है यहाँ पे L1, एक आपका इधर पड़ेगा L2, यहाँ ऊपर एक पॉइंट पड़ता है उसको L3 बोलते हैं, नीचे एक पॉइंट है उसको L4 बोलते हैं, माफ कीजिएगा ये
L4 यहाँ है, L5 है, और ये सन से बिहाइंड द सन L5 एक पॉइंट। ये जो ऐसे हैं ये एक दूसरे से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो जितने पॉइंट है ये क्या है, L1 पॉइंट है। तो हमारा जो मिशन है इसरो का आदित्य L1 मिशन, यह L1 पॉइंट पे लॉन्च किया गया है। अब ये देखिए मिशन लॉन्च हो चुका है 2 तारीख को, तो ये मिशन यहाँ कब तक पहुंचेगा? देखिए पहले जो मिशन है 16 दिन तो अर्थ को राउंड करेगा, उसके बाद लगभग इसको यहाँ आने में 114 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर यहाँ पे आके एक ऑर्बिट में ऐसे होलो ऑर्बिट में एस्टेब्लिश हो जाए, और यह कंटिन्यूअस घूमते रहेगा और सन को देखते रहेगा। इसका जो फेस है टुवर्ड्स द सन है, और ये सन का कंटिन्यूअस बेसिस पे स्टडी करते हुए डेटा इसरो को भेजता रहेगा। अब समझिए आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने एल पॉइंट है, मतलब टोटल 5 पॉइंट है, तो हमने L1 पॉइंट को ही क्यों चुना? इसके लिए आप समझिए कि आपका मिशन क्या है, सन को स्टडी करना, टू स्टडी दिस सन। उसके लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव, ये जो टूल्स है कहाँ रखोगे ताकि सन से इसका फेस होता है, इसीलिए हमने L1 को रखा। और समझिए L2 पर अगर कोई मिशन रखा जाता है तो यह सन के बिहाइंड, मतलब अर्थ के बिहाइंड हो जाता है, प्लस हमारी जो अर्थ है इसके पीछे हो जाएगा। तो इधर स्पेस बहुत सारे हैं, यहाँ जो भी मिशन लॉन्च किए जाएंगे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्पेस को स्टडी करना। स्पेस में और भी जो सेलेस्टियल बॉडी मतलब होता है कि स्पान में जो भी पिंड है, जैसे कि अर्थ है, सन है, बहुत सारे जो भी उनको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, तो उनको अगर कोई जो आपका मिशन है स्टडी करना चाहता है उसको हम लोग कहाँ लॉन्च करेंगे, L2 पॉइंट। तो क्या कोई L2 पॉइंट पे दुनिया के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया? तो जी हाँ, दुनिया इंसान के द्वारा स्पेस में बनाया गया अब तक का सबसे महंगा जो मिशन है, जिसको कहते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप यह नासा के द्वारा बनाया गया है, इसको L2 पॉइंट पे लॉन्च किया गया। इसी तरह यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्लांक टेलीस्कोप, जो प्लांक टेलीस्कोप है, ये भी कहाँ लॉन्च किया गया है, L2 पॉइंट पर। इन 2 मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये स्पेस का स्टडी करना, मतलब कि अंतरिक्ष में क्या क्या घटनाएं हो रही है बिग बैंग से रिलेटेड, या फिर जितने भी स्टडी उनका स्टडी करेगा कौन, ये आपका जेम्स वेब और प्लांक जो टेलीस्कोप इनका। इसी तरह अब इसरो ने L4 को क्यों नहीं चुना? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एस्ट्रॉयड, ट्रोजन एस्ट्रॉयड बोलते हैं उनको हम लोग, ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड क्या होते हैं ना, जब हमारी अर्थ बने, सन बना, बहुत सारे जो पिंड बने, जितने प्लैनेट है, उसके द्वारा उनसे कुछ टूटे हुए जो निकल गए ना उसमें से मलबा, उसी को हम लोग एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ये एस्ट्रॉयड क्या है, बड़ी तेजी के साथ एक होलो ऑर्बिट में L4 पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा, हमारी जो अर्थ का ये मूवमेंट है, जो अर्थ इक्लिप्स में घूमती है, इसी पॉइंट से होकर गुजरती है। तो 2 कारण है। अब देखिए यहाँ एस्ट्रॉयड है, तो कोई देश लाखों करोड़ों की संपत्ति बना के यहाँ इन एस्ट्रॉयड से टक्कर के लिए क्यों भेजेगा? इसलिए इसरो ने ना तो L4 को चुना और ना ही L5, क्योंकि L5 में भी सेम कंडीशन है। इससे आपको पता है L2 क्यों नहीं चुना, L4 और L5 क्यों नहीं चुना, ये L3 को क्यों नहीं चुना, क्योंकि ये तो सन से पीछे हो जाता है। दूसरी, और यहाँ भेजने के लिए काफी सारी एनर्जी चाहिए। आपका जो रॉकेट है उसमें ईंधन की, जो फ्यूल की बहुत बड़ी नीड होती है, इसरो के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, और इस यहाँ भेजने का कोई मकसद भी नहीं है, क्योंकि हमें स्टडी करना है सन का। हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, तो इस मिशन को यहाँ क्यों लाएंगे? इसलिए अभी तक कोई मिशन पूरी दुनिया का, इंक्लूडिंग नासा, जाक्सा, रॉसकॉस्मोस, कोई ने यहाँ मिशन नहीं भेजा। जो भी मिशन इसी के आसपास है। तब क्या L1 पे भी कोई मिशन है? तो जी हाँ, नासा का एक मिशन है, इसको हम बोलते हैं सोहो मिशन। सोहो मिशन यह भी L1 पॉइंट पे है, और ये इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव है सन का स्टडी करना। ये है। अब आते हैं हम लोग इसरो के आदित्य L1 पे। देखिए L1 को इसलिए चुना, आप समझ चुके होंगे, मैं एक बार फिर सबको छोटा करके समझा देता हूँ। L1 को चुनने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से 24 घंटा और 365 दिन हमारा जो ये मिशन है आदित्य L1, यह सन का स्टडी करता रहेगा, और मिशन का ऑब्जेक्टिव भी क्या है, सन का स्टडी करना है। इसीलिए इसरो ने इस पॉइंट को चुना है कि सन की स्टडी कर। दूसरी बात, यहाँ पे इसका फोर्स और इसका फोर्स, दोनों फोर्स बैलेंस आउट हो जाते हैं, इसलिए बिना ज्यादा फ्यूल खर्च किए कोई भी जो सैटेलाइट है, इन दोनों के फोर्स के दबाव के कारण ऑटोमेटिकली मोशन करते रहता है। अब अगर मिशन मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल का लंबा हो, तो उतने फ्यूल सैटेलाइट कैसे कैरी करेंगे? इसमें फायदा यह हो गया कि हमेशा इस मतलब कुछ दिनों पे, 1 महीना पे लगभग 28 दिन पे एक बार थोड़ा सा थ्रस्ट दिया जाएगा,
फ्यूल दिया जाएगा और फिर इसका जो पाथ बिगड़ा होगा फिर सीधा हो जाएगा। तो कम फ्यूल खर्च करके भी यहाँ मतलब लाखों मैं ना कहूँ, वर्षों तक इस मिशन को रखा जा सकता है बिना कम ज्यादा फ्यूल खर्च किए। इसीलिए इसरो ने L1 पॉइंट को चुना है। आप समझ चुके हैं L1 पॉइंट क्या है, इसको क्यों इसरो के द्वारा चुना गया लॉन्च करने के लिए, L2, L3, L4 और L5 को क्यों नहीं चुना गया, सब बातें आप समझ चुका हूँ। अब आइए समझते हैं इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आदित्य जो L1 मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको जानने की कोशिश की। फिर एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम। ये अपना सन, ये अपना अर्थ। सन से कट, ये जो सन का बाहरी सतह है कुछ ऐसे दिखता है, इसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। ये कोरोना वायरस नहीं है कोविड-19 वाला, ये जो है इसको कोरोना बोलते हैं। ये जो बाहरी अर्थ का जो बाहरी सरफेस है इसको कोरोना बोला जाता है। समझिए सन के जो कोर का टेम्परेचर, यहाँ जो मेन कोर है इसका टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये बाहरी जो कोरोना है इसका टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और बीच में यहाँ पे क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, उनका टेम्परेचर लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब इस मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कोर का टेम्परेचर इतना हाई और बीच में कम और फिर बाहर जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर जो डिफरेंस आ रही है काफी सारी अर्थ सन के डिफरेंस लेयर्स में, उसको स्टडी करेगा कौन, अपना आदित्य L1 मिशन। सेकेंड एक कंसेप्ट है CME, इस CME को बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। यहां मैं लिख ही देता हूं, कोरोनल मास इंजेक्शन। यह क्या होता है समझिए, सन से कंटिन्यूअस बेसिस पे लगातार एनर्जी निकलते रहती है और वहां कभी कभी क्या होता है बड़ी गुच्छा के रूप में, मतलब एक्सेस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, उसी को हम लोग CME कहते हैं। और उस एनर्जी को जो निकलता है उसको CME कोरोनल मास इंजेक्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं। और जो एनर्जी है उसको सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये जो सोलर फ्लेयर्स है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड तक आते हैं और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इंपैक्ट करते हैं। इसरो का जो मिशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह भी है कि जो हमारा CME है प्रोसेस और कोई सोलर फ्लेयर्स जो है, इनके निकलने से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको देखा जाए। क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे जब बहुत ही बिजली कड़कती है या सोलर से बड़ी मात्रा में ये फ्लेयर्स निकलते हैं तो अर्थ में कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, जैसे फोन हुआ या फिर आपका इंटरनेट हुआ या फिर टीवी केबल्स हुए या फिर जो बिजली की सप्लाई वाले लाइनें हैं, ये सब डिस्टर्ब होने लगती है। इस मिशन का एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि हम लोग स्टडी करें कि जो सोलर फ्लेयर्स है इनका अर्थ के एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड पे क्या स्टडी पड़ता है। तीसरा जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये आपका आदित्य L1 मिशन का, सन और अर्थ के बीच में जो ये स्पेस है इस पे इस सोलर फ्लेयर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी स्टडी करेगा कौन, अपना आदित्य L1 मिशन। यह जो आदित्य L1 मिशन है टोटल 7 पेलोड्स को लेके जा रहा है। कितने, 11, माफ कीजिएगा, टोटल 11 पेलोड्स को लेके कौन जा रहा है, अपना आदित्य L1 मिशन। और यह सन की स्टडी करेगा, ठीक है। ये पूरा आपका है मिशन। अब आप समझ चुके होंगे। एक बात अब इसमें सवाल और रह जाता है कि क्या अपना जो मिशन है आदित्य L1 मिशन यह सन को टच करेगा या फिर सन से पहले। आप फिगर देखे होंगे तो पहले समझ चुके होंगे कि ये आपका हुआ है सन, ये हमारी है क्या, अर्थ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। जबकि L1 पॉइंट अर्थ से कितना दूर है, इसकी जो डिस्टेंस है यह है 1.5 मिलियन किलोमीटर। आपको दिख रहा है कि कितनी कम डिस्टेंस है। अब यहां तक कोई मिशन क्या है, नहीं, आज तक कोई मिशन नहीं गया है। नासा का एक मिशन था सोलर पार्कर मिशन, सोलर पार्कर मिशन। आज तक सन से सबसे ज्यादा करीब जाने वाला दुनिया का कोई मिशन है तो मिशन है सोलर पार्कर मिशन। यह सन के लगभग 1.4 करोड़ मिलियन किलोमीटर चला गया, 1.4 मिलियन किलोमीटर यहां से आके स्टडी करके गया था ये मिशन। कौन, ये नासा का सोलर पार्कर मिशन। तो हमारा मिशन क्या सन के बहुत करीब जा है, नहीं, सन से बहुत दूर है, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ से ज्यादा पास में है।
और यहीं से ये स्टडी करेगा। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सन के स्टडी करते हुए इसरो को डेटा भेजता रहेगा और इसरो इसको स्टडी करके समय समय पर बताएगा। तो इसमें अभी समय है, तो देशवासी सब लोग एक बार भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि यह मिशन सक्सेसफुल हो और इसरो ऊंचाइयों को छुए और देश को आगे ले जाए। थैंक यू वेरी मच।